हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एंजाइम की जो डेफिनेशंस है उसके बारे में पढ़ा था और हमने एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम की बात करेंगे। तो बच्चों, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी आप देख लें, जिससे आपको उसका बेनिफिट मिल जाए इस क्लास में। ठीक है, तो आज हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे एंजाइम की। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो एंजाइम होता है वो लार्ज साइज़ होता है। ठीक है, एंजाइम कैसा होता है? लार्ज साइज़ बायोमॉलिक्यूल है और इसका जो नेचर है वो होता है कोलाइडल, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है हाई। मतलब कोई भी एंजाइम यदि है तो वो बायोमॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा और वो कोलाइडल नेचर है विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब लार्ज साइज़ होने से क्या उसे बेनिफिट मिलेगा? तो लार्ज साइज़ यदि मॉलिक्यूल है तो वो प्रोवाइड कराएगा, क्या प्रोवाइड कराएगा? मोर सरफेस एरिया। मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगा किसके लिए? एक्टिव साइट के लिए। ठीक है, और यदि एक्टिव साइट ज़्यादा पास होंगी, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एट अ टाइम। ठीक है, एक ही समय में। तो लार्ज सरफेस एरिया यदि मिलता है एक्टिव साइट्स को तो सबस्ट्रेट जो है वो लार्जली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो यदि हम पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इस एंजाइम के अंदर सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट इसके अंदर होता है, और ये लगभग 46 लाख डाल्टन के लगभग होता है। और ये किस रिएक्शन में काम करता है ये एंजाइम? ये लिंक रिएक्शन में काम करता है रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट किस एंजाइम का है? पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जिसका 46 लाख डाल्टन के लगभग इसमें वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट। और इसका जो काम है वो कहाँ होता है? लिंक रिएक्शन में होता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो आगे हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जिसका नाम है क्या? प्रोटीनस नेचर। मतलब जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका सबका जो नेचर होता है वो क्या कैसा होता है? प्रोटीनस होता है। ठीक है, तो प्रोटीनस नेचर के अंदर हम देखेंगे क्या कि जो एंजाइम्स हैं वो सभी अमीनो एसिड के बने होते हैं, और अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर्स है किसका? प्रोटीन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम है हमारे वो कैसे होते हैं? प्रोटीनस होते हैं नेचर में। ठीक है, और जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो सब जुड़े हुए होते हैं, लिंक टुगेदर फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू ये जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन ही है। ठीक है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका नेचर कैसा है? प्रोटीनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट ऑफ एंजाइम अरेंज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, जो जितने भी एंजाइम्स हैं, मोस्टली जो एंजाइम हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, किसका? प्रोटीन का। अच्छा, हम अगली क्लासेस में आगे पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं मोस्टली टर्शरी स्ट्रक्चर को शो करते हैं। ठीक है, और या फिर हम कहेंगे उसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन की फॉर्म में ये मिल जाएंगे, एक्सेप्ट आइसोजाइम। आइसोजाइम को छोड़कर, ठीक है, आइसोजाइम को छोड़कर मोस्टली जो एंजाइम है वो टर्शरी स्ट्रक्चर शो करेंगे, लेकिन राइबोजाइम जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को शो करता है प्रोटीन का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब टर्शरी क्यों मोस्टली शो करते हैं, इसकी बात करेंगे। तो टर्शरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो प्रोवाइड करता है क्या? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और वाटर सॉल्युबल नेचर टू एंजाइम। ठीक है, और नेचर के अंदर जो उसका सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर एंजाइम की, उसको भी ये क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम अकर ऑन अ राइबोजाइम अंडर कंट्रोल ऑफ जीन। तो जो एंजाइम का सिंथेसिस है वो राइबोसोम के ऊपर होता है और कुछ जीन के कंट्रोल में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि एंजाइम
इफ़ अ एंजाइम मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन देन सिंथेसाइज अंडर कंट्रोल ऑफ सेम जीन। यदि कोई एंजाइम एक ही तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है तो उसका सिंथेसिस जो होता है, उस एंजाइम का सिंथेसिस सेम जीन के कंट्रोल में होता है, ठीक है। और यदि इफ़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन देन सिंथेसाइज अंडर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट जीन। और यदि कोई एंजाइम डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई है, मतलब कई सारे अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन का कोई एंजाइम बना हुआ है, तो उसके सिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट जीन की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसके एग्जाम्पल्स इसने दिए हैं रुबिस्को, दूसरा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तीसरा है नाइट्रोजिनेज, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों इसका नेचर हम देखेंगे। स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक पीएच पे, टेम्परेचर पे और सबस्ट्रेट पे काम करता है। मतलब एंजाइम के लिए काम करने के लिए एंजाइम को एक स्पेसिफिक पीएच भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए और स्पेसिफिक एक सबस्ट्रेट भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीएच पे कैसे स्पेसिफिकली एंजाइम काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले पीएच की हम बात कर रहे हैं। तो जो जनरली जो एंजाइम एक्टिव होता है पीएच पे, वो पीएच होता है 6 to 8। मतलब 6 to 8 पीएच पे एंजाइम मोस्टली एक्टिव रहता है, कॉमनली एक्टिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे एवरी एंजाइम वर्क ऑन अ स्पेसिफिक पीएच। हाँ, हमने बात कर ली है कि हर जो एंजाइम होता है, प्रत्येक एंजाइम वो एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करता है। जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो पेप्सिन की हम बात करेंगे, तो पेप्सिन जो वर्क करता है वो 2.5 पीएच पे काम करता है, ठीक है। पेप्सिन के बारे में आपको पता है, ये स्टमक के अंदर रिलीज़ होता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज जो होता है वो 4 to 5 पीएच, मतलब एसिडिक नेचर में ही वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा रुबिस्को और पेप्केज। ये जो एंजाइम है वो 8.5 पीएच पे काम करता है। और ट्रिप्सिन जो है ये भी 8.5 पीएच पे ही वर्क करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करेगा। दूसरा हम बात करेंगे स्पेसिफिक टेम्परेचर भी चाहिए उसे काम करने के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए जो टेम्परेचर की रेंज बताई गई है, द कॉमन रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़ 20 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एंजाइम जो होता है जनरली या फिर कॉमनली हम बात करें तो 20 to 40 डिग्री सेल्सियस पे ही अच्छे से काम कर सकता है, मतलब एक्टिव रहता है इस पर। नेक्स्ट बात देखिए एंजाइम वर्क ऑन अ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर जनरली क्या है, 37 डिग्री, ठीक है। नॉट ऑन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। मतलब एंजाइम जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर पे तो काम करेगा लेकिन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम क्या है। एंजाइम्स ऑफ प्लांट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो जो एंजाइम के जो प्लांट के जो एंजाइम्स हैं वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। चेंज एज प्लांट डज नॉट शो होम्योस्टेसिस, और वो होम्योस्टेसिस शो नहीं करते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, होम्योस्टेसिस होता है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ अडप्ट कर ले, ठीक है, या फिर उसे चेंज कर ले, तो उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, जो कि प्लांट के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एट अ लो टेम्परेचर, मतलब जब बहुत कम तापमान होगा तो बिकम फंक्शनली इनएक्टिव। तो एंजाइम जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सबस्ट्रेट के बारे में कि सबस्ट्रेट कैसा चाहिए एंजाइम के लिए, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कैसा होगा, एवरी एंजाइम वर्क ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ये कह रहा है हर एंजाइम को एक अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट चाहिए ताकि वो उस पर बाइंड हो जाए, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड की सीक्वेंस को बना पाए, ठीक है। तो एवरी एंजाइम वर्क्स अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट,
ठीक है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट चाहिए। सबस्ट्रेट बाइंड एट अ एक्टिव साइट, और सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ठीक है, विच इज़ मेड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, और ये क्या बना लेता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बना लेता है अमीनो एसिड की, एंड रिकॉग्नाइज, और आगे वो काम करता है। एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है, देखेंगे। सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एक्ट ऑन द सक्सिनिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड पे काम करता है। वाइल, जबकि पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एक्ट ऑन द पायरुविक एसिड। ठीक है, तो सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसके लिए कौन सा सबस्ट्रेट चाहिए, हमें सक्सिनिक एसिड चाहिए, और पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज के लिए जो सबस्ट्रेट हमें चाहिए वो चाहिए पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये अलग अलग एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये भी एंजाइम की क्या है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने से। ठीक है, या फिर हम बात कहें कि एंजाइम की एक्टिविटी को हमें बढ़ाना है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को, सबस्ट्रेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी हमें चाहिए वो कम अमाउंट में कम होनी चाहिए, मोर देन फ्री एनर्जी, और फ्री एनर्जी से क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत किसको पड़ेगी, रिएक्टेंट्स को पड़ेगी। रिएक्टेंट मतलब जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और टू अंडरगो द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी सबस्ट्रेट जो है ट्रांजिशन स्टेट में आएगा केमिकल रिएक्शन में, और वो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो आपको दोनों क्लासेस को अच्छे से देखना है, और अगली क्लास के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके नेक्स्ट क्लास को भी चेक करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।